देखिए एक्सरसाइज हम लोग 1.2 डिस्कस कर रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर कहां तक हमने डिस्कस कर लिए थे? 10 तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11 ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आर डी शर्मा, एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन 10 पढ़िए। कौन, सॉरी क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 10 तक तो हो गया था ना? हाँ, क्वेश्चन 11 पढ़िए। बोला लेट ओ बी द ओरिजिन, वी डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स P and Q in a plane in OP is equal to OQ, so that the relation so defined as the equivalence relation। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन करना है, समझ गए? क्या करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें क्या दिया है? बोला है कि लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ जो है ओरिजिन है, ठीक? नो प्रॉब्लम। Let O be the origin. We define a relation between two points P and Q in a plane OP is equal to OQ, so that the relation so define the equivalence relation। समझ गए क्वेश्चन? हिमेश समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, अब अच्छी बुक निकालिए, आप लोग देख लीजिए, निकालिए। आ रहा है? पढ़ी थी? हेलो, पढ़ी थी कि नहीं? वेरी गुड। तो आ रहा है, कर ही लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 10 तक ऑलरेडी बता दिए, 11 देखिए। हाँ, निधि आ रहा है? जगदीति आ रहा है? आ रहा है? चलिए आ जाइए, तब आइए, आइए बताइए। अब ज्यादा नहीं बताना है, ऐसा बताना कि समझ में आ जाए। आइए आइए, हम पूछ लेंगे ना उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, करिए, लगा लीजिए, बताइए। सर जैसा आवाज रहेगा। हाँ, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लाउड बोलिए। Let O be the origin. We define a relation between two points P and Q in a plane. If OP is equal to OQ, let's so that the relation so defined is an equivalence relation. O origin बताया है, एक प्लेन में O origin है और वहां से P और Q दो पॉइंट्स है, और बोला है कि OP जो है OQ के इक्वल है। तो बताना है कि जो रिलेशन बन रहा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो एक सेट है, एक सेट बताया है। सेट क्या है? सेट सर पॉइंट का सेट है सारा। पॉइंट का सेट। तो ये ड्यूल करके चलिए, ए कोई मान लीजिए, ए कर लो, ऐसे सेट के लिए P Q R S। कौन सेट के लिए क्या लिखते हैं? कौन सा ब्रैकेट लगा? P Q R ऐसे मान लीजिए, एन ऐसे से एन तक लिखिए। मान लीजिए प्लेन में ये सारे पॉइंट बन गए। ये और बी क्या है? सर जो यहाँ पर बनेगा ओपी ओक्यू जो भी लाइन है उसका बताया है। ओपी का डिस्टेंस है। यस सर, ओ ओरिजिन है, पॉइंट है, एक पॉइंट है, वहां से सारी लाइंस है। ए और बी क्या? ये आप कैसे लिखिए, क्या है बताइए, इसको क्या समझ? सर ये मतलब ए और बी जो है वो लाइन है, इसको डिफाइन कर रहा है। ओपी जो लाइन है प्लेन में, जैसे कोई भी पॉइंट है यहाँ पर ओ, यहाँ से जो भी पॉइंट प्लेन में है, किसी भी प्लेन में ओरिजिन है, ओ मतलब सर ओ नहीं, आप पहले कंफर्म कीजिए। ठीक है, यही मान ओ, यहाँ से कोई भी पॉइंट है वो बोल रहे ना पी और क्यू। सर ओ ओरिजिन मतलब ओ कोई भी मिड पॉइंट है किसी भी लाइन का, ऐसा क्या बोलने लगे? सर किसी भी पॉइंट बदल के जाती है, जब कोई पूछा तो बदल के जाती है। बदल नहीं रहे सर, वहां पे बता रहे हैं कि ओपी कोई भी लाइन है, नहीं अभी बोले थे मिड पॉइंट, किसी भी पॉइंट से बता रहे हैं सर, कोई भी लाइन जो है वहां का मिड ओरिजिन जो है वो है ओ, जैसे बहुत सारा पॉइंट है ये वो बता रहा है। अभी अभी क्या है बताइए?
ए और बी सर यहाँ रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि ए और बी जो है तो ए और बी है क्या, ये क्या बता दिया? ए बी बिलोंग्स टू ए पॉइंट यहाँ है लिख दिए ए बी बिलोंग टू ए, पॉइंट लिख पॉइंट दिए सर ए पी और क्यू है, पॉइंट यहाँ लिखिए ना कि ए बिलोंग ए है, Yes, बी बिलोंग sir. ए है, और यहाँ ए सेट को पॉइंट लिखिए। यस सर तो यहाँ पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये पूछ रहा है। ओरिजिन से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वहाँ पे डिफाइन हो रहा है ना, यहाँ पे ये तो हो फिर रहा है ये किससे बिलोंग कर रही है? ए बी बिलोंग टू ए क्यों लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्योंकि इस पॉइंट से सारा रिलेटेड है। अब लिख रही समझ रही हो, वो चीजें नहीं समझ में आएगा तो क्या मतलब? ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखी हुई है ना, ये डिफाइन नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखो। ठीक है, ओपी और ओकी तो से सही है, तो रिलेशन में सर वही जो बोल रहा है कंडीशन वही लिखा है। चलिए समझाइए, पहले क्वेश्चन समझाइए। ए समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ रहे हो ना? क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हैं? क्या समझ में नहीं, दो मिनट तो चलो देखो। समझाए सर? नहीं आप बोला कि लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ओ बी द ओरिजिन, वी डिफाइन रिलेशन बिटवीन टू पॉइंट पी एंड क्यू इन अ प्लेन ओपी इज इक्वल टू ओक्यू सो दैट द रिलेशन शुड डिफाइन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब वो जो है ओरिजिन है और एक मतलब रिलेशन बता रहा है, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है पी एंड क्यू, ओपी और ओक्यू बैलेंस दिया है इक्वल, बात समझ गए? और बताना है कि ये रिलेशन जो इक्विवेलेंस है। जैसे देखो मान लो एक आप सर्कल बनाए, ये क्या सर्कल बना लिए, ठीक, और जैसे मान लो यहाँ पर ओरिजिन हो गया ना ओरिजिन, अब ठीक है ना, यहाँ पर ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर पी मान लेते हैं, यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, यहाँ पर आर मान लेते हैं, यहाँ पर एस मान लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको पता है कि सर्कल के पॉइंट से बात करेंगे, नहीं पॉइंट से बात समझिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इक्वल दिया है ओपी, अब यहाँ पर समझ में आ रहा है ओक्यू, इसी तरीके से ओ आर, मतलब यहाँ पर पॉइंटों के एक सेट, पॉइंट का ही एक सेट, बात समझिए। एक प्लेन पे पॉइंट इनफिनिट पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, लोकेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये समझ लेना कि हम सर्कल क्यों बनाए हैं, सर्कल इसलिए बनाए हैं क्योंकि ओपी और ओक्यू ओ आर ये सब रेडियस है, सेम रेडियस है, ये सर्कल होगा ना। अरे भाई यहाँ पर ओपी और ओक्यू इक्वल दिया है, ओपी और ओक्यू इक्वल दिया है, तो हमको क्या करना है, हमको इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। इक्विवेलेंस करने के लिए क्या करना है, मतलब आपको ओपी एंड ओक्यू ये ऐसे कुछ है, ऐसे लिखे समझ में आया है। अब ओपी के जगह पर आप ए बता सकती थी, ओक्यू के जगह पर बी बता सकती थी, जैसे ये लिखी थी कि आर इज इक्वल टू ए एंड बी, हम ही नहीं कर रहे, ए बी बिलोंग टू आर एंड ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, ये अब आर वो रियल नंबर क्योंकि लेंथ जो होगा एक रियल नंबर ही होगा ना, बात समझिए। अब बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या लिख रही थी, पॉइंट ए को बिलोंग कर दे रही सर नेचुरल नंबर भी तो हो सकता है, वो तो नहीं। आप रियल नंबर लिख के क्या लिख रहे, रियल लेंथ हो गई, ओपी और ओक्यू का लेंथ क्या होगा, रियल होगा। अब यहाँ पर देखो ओपी और ओक्यू है, ए का मतलब क्या है, ए और बी, ये ओपी और ओपी का लेंथ हमने मान लिए और ओक्यू का लेंथ बी मान, दोनों इक्वल ही हो गए ए और बी। तो जब ए और बी इक्वल हो गया, यहाँ पर इक्वल दिया ही है, तो आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, आप ओपी और ओक्यू लिखेंगे बिलोंग टू आर, तो यहाँ पर आप ओपी की जगह पर ओक्यू करेंगे, या ओक्यू की जगह पर ओपी है, ओपी की जगह पर ओक्यू, यानी ओपी ओपी लिख सकते हैं भाई, ओक्यू और ओपी इक्वल है, ये हो तो गया रिफ्लेक्स क्या उसमें, बात समझ गया ना, बात समझ में आएगी नहीं भाई। ओक्यू और ओपी का लेंस में यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर ओपी और ओक्यू का लेंस इक्वल है, तो जब एल और एल हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया, बात समझिए, बात समझ में आएगी नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है सिमेट्री करना है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे समझाओगे, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा लिखो कि जानना तो समझ में आए, ऐसा चैप्टर नहीं, जब समझ जाएगा तो कुछ नहीं लिखना, समझने की कोशिश करो,
बात समझ में आया जी। और यहाँ पर एक क्या लिखी थी, ये सेट ऑफ पॉइंट, मतलब ये सारे को सब ले समझिए। अब वहां पर पी और क्यू में पॉइंट दिया था, तो हम तो प्लेन इंफिनिट पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि हमको जब आपको ट्रांजिटिव करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट लेना पड़ेगा ना, समझिए। तो पी और क्यू 2 पॉइंट से तो चलेगा नहीं, तो चलो ठीक है, ये तो आप समझ गए कि रिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों रिफ्लेक्सिव हो गया? ओपी और ओक्यू बिलोंग टू आर है, तो यहाँ पर ओपी और ओपी इक्वल होगा, ओक्यू ओक्यू होगा, ओ आर होगा। ऐसे मतलब इसके हिसाब से जैसे पी क्यू आर एस सर्कल पर पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर लिए। अब जैसे देखो, अब सिमेट्री के लिए क्या होगा? सिमेट्री के लिए क्या होगा? सिमेट्री के लिए देखो ओपी ओक्यू बिलोंग टू आर, ओपी ओक्यू के इक्वल, ओपी ओक्यू के इक्वल। अब यहां पर देखो सिमेट्री में क्या होता है, ओक्यू ओपी बिलोंग करेगा आर से, तो आप पहले बताओ ओपी ओक्यू के इक्वल है, तो क्या ओक्यू ओपी के इक्वल नहीं होगा भाई? ओपी ओक्यू के इक्वल है, तो यहां पर ओक्यू ओपी के इक्वल होगा ना, तो यहां पर हो गया सिमेट्री। अरे ओपी ओक्यू के इक्वल, ओक्यू ओपी के इक्वल, हो गया सिमेट्री। ये तो क्वेश्चन में फुल बता रहा है रिलेशन, समझ गए कि नहीं? अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, घबराइए मत, नो प्रॉब्लम, दीजिए नहीं बेटी घबरा रहे। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, देखिए ट्रांजिटिव के लिए अब देखो ओपी ओक्यू बिलोंग टू आर, यहां पर ओपी ओक्यू के इक्वल है। अब यहां पर देखो ओक्यू ओआर बिलोंग टू आर ले लेते हैं, देखो सर्कल पर सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट लिखे हैं, सेम रेडियस होगा। अब ये चीज लेकर चलेंगे, ओक्यू ओआर के इक्वल है। अब ये दो कंडीशन लेकर चल रहे हैं और आपको क्या करना है, ये सेम है तो ओपी और ओआर इक्वल होगा, तो हमको यही ना करना है। जब ओपी ओक्यू को इक्वल कर दिए, ओक्यू ओआर को इक्वल कर दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमको ये देखना है ओपी ओआर बिलोंग टू आर होगा, ये रिलेशन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस ओपी ओक्यू की इक्वल, ओक्यू ओआर की इक्वल, तो यहाँ से क्या पता चला, ओपी ओआर के इक्वल, तो इसका मतलब है कि ओपी ओआर बिलोंग टू आर हो गया, ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस हो गया, समझ गए। अब वो सर्कल पर आप पॉइंट, एक सर्कल लेकर आप उसको जो है ना अच्छे से आप लिखकर आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ गए कि नहीं। अब वो सर्कल पर सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट इसलिए लिए क्योंकि वो सेंटर भी हो जाएगा उसका और ओरिजिन हो जाएगा, और पी और क्यू और आर जो होंगे वो सर्कमफ्रेंस पर होंगे, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर रेडियाई होता है, तो वहां पर ऐसे कुछ समझा देंगे, समझ गए। अब वो सब इस तरीके से आप बनाकर उसको जितना अच्छा से बनाना वो बनाकर दिखा सकते हैं, नंबर थोड़ा ना कटेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 किसको आ रहा है? हेलो एमएस आ रहा है, चलो आओ 12 आओ बताओ। ट्वेल्व आइए बताइए, आज इसको फिनिश कर दो, उसके बाद लेवल 2 भी है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 कम मेरा है, देख लेते आइए, क्या नहीं आ रहा है? हेलो किसको आ रहा है? निधि मैं इसी तरह डरपोक कहीं का, कैसे लड़के हो आप लोग? प्रिंस आ रहा है ना, चलो आओ खाली समझाओ, हाँ आओ चलो आओ, गजब है, हेलो जी आ रहा है, कैसे आप लोग? पंडित जी एक्सीलेंट, नहीं रहने दीजिए, ठीक। क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन समझ रहे हो ना प्रिंस? क्वेश्चन समझा, बोलो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझाइए, बोलिए, बोलो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या कह रहा है। अभी कह रहे थे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अभी कह रहा नहीं है, निधि आ रहा ना कैसे लड़के आप लोग। चलो अभी मैं सुन लो,
अरे तो आओ ना, पहले कोशिश तो करो, उसके बाद है ना, मतलब कोशिश किए थे। ओके कोई बात नहीं। और कोई है बच्ची? चलिए ठीक है। देखिए बोला इसमें कि क्वेश्चन नंबर 12 था ना, लेट आर विद द रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 6 7 बाई आर इज इक्वल टू ए बी, बोथ ए एंड बी आर either odd or even, so that R is the equivalence relation. Further, so that all elements subset 1 3 5 set related to each other and all the elements of subset 2 4 6 are related to each other, but no elements of subset 1 3 5 7 is related to any elements of subset 2 4 6. एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। हेलो हीरो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, बोला कि एक सेट है आपके पास, है ना, एक सेट है। सेट क्या है, सेट क्या है दिया इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास सेट है, 6 और 7 है, सॉरी। और एक रिलेशन लिखा है, रिलेशन क्या लिखा है, ए बी पेयर लिखा है, ऑर्डर पेयर, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। मतलब समझ रहे हो, ए या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो, यही ना है। और लगाया है तो और का मतलब कि दोनों इवन वाला लेकर चलना है और दोनों ऑड वाला भी लेकर चलना, दोनों की यूनियन कर लेना है। समझ गए ना, मतलब आप बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्या बोल रहा है। जैसे देखिए यहां पर लिखा है कि ए एंड बी क्या लिखा है, ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया था, समझ गए। चलिए ठीक है, जो भी ये एक रिलेशन लिखा है इस तरीके सेट बिल्डर फॉर्म है, आपके पास ये सेट है। अब इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस बताना है। आगे कुछ और क्वेश्चन पूछा है, वो अलग अलग चीज पूछा है, समझ गए। तो पहले इसको समझते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। तो देखो बोला है कि ए और बी दोनों ऑड होने चाहिए। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, पेयर में बनेंगे ना। उसमें से आपको सबसेट एक ऐसा लेना है जो ऑड हो। तो देखो अब यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में बना लो। देखो 1 1 चलेगा, 2 2 चलेगा। अब देखो ये दोनों ऑड हो गया, ये दोनों इवन हो गया। यूनियन कर लेते हैं, पहले ऑड वाला निकाल लो सबसेट, दोनों पर ऑड होने चाहिए, ए ऑड बी ऑड, वो एक सबसेट बन गया। फिर दोनों पर इवन होने चाहिए, फिर दोनों को यूनियन मिलाकर लिखेंगे। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। मिलाकर लिखेंगे तो ये कुछ आएगा। अब क्या आएगा, अब ऐसा नहीं लेंगे 1 2 नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ऑड हो जा रहा है इवन हो जा रहा है, ऐसा नहीं लेना है। या तो दोनों ऑड होने चाहिए या तो दोनों इवन होने चाहिए। बात समझ गए कि नहीं, आया बात समझ में, नहीं आया, आगे समझ में। हेलो आगे जी, आप समझ गए कि नहीं। अब यानी 3 3 4 4, चलो यहां लिख देते 7 7। और कुछ होगा क्या, तो अभी ये तो लिखे हैं, किस पर लिखे हैं, 2 4, हाँ, और 4 2 और 3 5 5 3 1 3 3 1, ऐसे बहुत सारे होंगे ना। अब आपको इसी को समझना है, अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बन जाएंगे, समझ गया ना, बनेगा ना। अब क्या आपको क्या लग रहा है, बताइए, ऐसे ही इक्विवेलेंस होगा, नहीं होगा। आपको रिफ्लेक्सिव तो पहले दिख रहा है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 7 7 हो जाएगा। ये दोनों ऑड के लिए आएगा, पेयर 6 6 तो दोनों इवन के लिए आएगा ही, 5 5 दोनों ऑड के लिए आएगा, 4 4 दोनों इवन के लिए आएगा, सारा आपको मिल जाएगा। तो यानी इसका मतलब है कि ए बिलोंग टू आर होगा, तब लिख देंगे दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, होगा ना। अब आप देखो, अब ये सिमेट्री के लिए बताइए, सिमेट्री के लिए बताइए। और सिमेट्री के लिए देखो 2 पर लिखो तो 4 2 तो आएगा ही, जो पे लिखो उसको उल्टा करोगे तो आएगा ना। अगर दोनों ऑड होंगे, जैसे 1 3 है तो 3 1 आएगा ही, आएगा ना। सोचो, आप देखो पूरा रहे चाहे ना रहे, फिर भी आप समझ जाओगे कि उस बात को फुलफिल कर रहा है, सिमेट्री वाला बात फुलफिल कर रहा है। 2 4 दोनों इवन हो गया, 4 2 दोनों इवन होगा, समझ गए।
टू फाइव लेंगे, टू फाइव तो लेंगे नहीं, टू फाइव पेयर नहीं है क्योंकि इवन ऑड नहीं लेना है, क्योंकि दोनों इवन होने चाहिए तो दोनों ऑड होने चाहिए, वो ऐसा पेयर रखना है। समझ गए? उस सारे को इंक्लूड करके लिखना था हमको एक रिलेशन। बात समझ गए कि नहीं? तो ये तो सिमेट्री हो गया। सिमेट्री का खाली डिफिनेशन चिपका दो, ये इस बात को फुलफिल कर रहा है। अब लिख देंगे कि दिस इज असिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव भी होगा ना, क्या डाउट है? क्या होगा जी? ट्रांजिटिव होगा। आप इसको देखो एक बार, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? ट्रांजिटिव हो गई। इतना देख रहे हो ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत सारा पेयर्स मिल जा रहा है आपको, और कार्टेशियन समझेगी कि नहीं? ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। चेक कर लेना एक बार, इसको देख लेना ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव हो गए, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक, अब ट्रांजिटिव हो गया तो देखो, तो आप डिफिनेशन लिख देना, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, और इंप्लाइड दैट लिख देना ए सी बिलोंग टू आर, और लिख देना कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन। इतना बात समझ गए? अब चलो आगे देखते हैं। ये बात समझ गए? अब आगे क्या पूछा है? कोई दिक्कत था? तब क्या बोले थे नहीं आ रहा है, आगे वाला नहीं आ रहा है, आगे जो बता रहा वो नहीं आ रहा है, जो आगे पूछ रहा वो नहीं आ रहा है, कि यही नहीं आ रहा था? बोले जी उमेश, जो आगे पूछ रहे वही नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखो। हाँ, आप समझना बच्ची। हाँ, क्या बोला आगे का बात समझ में आ रहा है ना? क्या बोला है इसमें? आगे बोला है कि इक्विवेलेंस हम लोग कर लिए। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। समझ गए? रिलेटेड टू ईच अदर मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं, जैसे आपके पास सेट है 1 3 5 7, आप उसको मत देखिए। हाँ, लेकिन ये रिलेशन को, इस बात को ध्यान रखकर चलना है, समझिए। अब 1 3 5 7 मतलब 1 1 3 3 5 5 7 7, समझिए। 1 3 1 5 1 7, समझ गए? मतलब आप समझ रहे हैं ना? अब क्या बात को फुलफिल कर रहा है? क्या बात को फुलफिल कर रहा है? दोनों इवन के लिए बता रहा है, तो लिख देंगे कि हाँ ईच अदर रिलेट है। ईच अदर रिलेट का मतलब समझ रहे कि नहीं? क्या, जैसे आपके पास ये सेट है 1 3 5 7, तो देखो अगर आप रिलेशन लिखोगे 1 1, आप एक दूसरे से बोला है कि एक दूसरे से रिलेट है कि नहीं है। जैसे देखो 1 3 1 5 1 7, ऐसे 3 5, समझ गए? इस तरीके से 7 5। अब देखो इस चीज को देखो एक दूसरे से रिलेट है कि नहीं? यानी ये दोनों ऑड हो रहा है, ये दोनों ऑड हो रहा है, दोनों ऑड हो रहा है, दोनों ऑड हो रहा है। तो ये इसका कहने का मतलब है, मतलब इस बात को फुलफिल करना चाहिए, और या तो ऑड का करे या तो इवन का करे। तो इसका मतलब है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है, मतलब ईच अदर रिलेट। बात समझ गए? यानी दोनों बोथ ऑड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बोथ ऑड हो जा रहा है। ये लिख देंगे ईच अदर रिलेट है, और लिख देंगे क्या लिख देंगे? दोनों ऑड है। समझ गए कि नहीं? बात समझ गए कि नहीं? बात समझ में आया? और देखिए अब इसमें आगे क्या बोल रहा है? अब बोला है कि आगे बोला है ना, अब इसको बताइए आप लोग। अब 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बताइए। 2 4 6 रिलेटेड टू ईच अदर, हाँ ऐसे है। 2 4 4 6 6 2, ऐसे 4 6 है ना, दोनों इवन हो जाएगा। उस बात को फुलफिल कर रहा है। ए दोनों इवन है, ये दोनों ऑड है। 1 3 5 7 ऑड है, वो इवन वाला है, दोनों पर ऑड होगा। फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट। और आगे क्या बोल रहा है बताइए? अब देखो, बट नो एलिमेंट सबसेट 1 3 5 7 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स 2 4 6, इससे नहीं है, इससे नहीं है। 1 3 5 7 से 2 4 6 से कैसे है? 1 2 एक ऑड हो जा रहा है, इवन हो जा रहा है। 1 4 कैसे हो जाएगा? एक ऑड इवन हो जाएगा, हो जाएगा ना जी? तो लिख देंगे कि ये रिलेट नहीं है। समझ गए कि नहीं? अब क्या दिक्कत है? हमारे क्वेश्चन में लग रहा था तुम लोग दिक्कत है, बोलो दिक्कत है? आप समझ गए कि अभी भी डाउट है? चलिए ठीक है, अब आगे वाला बताओ। आगे आ रहा है कि आगे आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे थोड़ा थोड़ा आ रहा है। 13 अरे आएगा तो सही आएगा ना, गलत कैसे आता है? 13, चलिए देखिए 13। हाँ देखिए क्या इसमें बोला है बच्ची?
क्वेश्चन समझ रही हो कि नहीं? चलिए, हाँ तो एग्जाम्पल अगर लेकर समझाने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है? अच्छा चलिए पढ़ देते। चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। पढ़ नहीं आप लोग, कैसे क्वेश्चन को डील करोगे आप लोग? मान लो नहीं पढ़ा हुआ आएगा तो क्या करोगे? कैसे करोगे? ये तो पढ़ रहे हैं, मार इतना लगा रहे हैं, और नहीं पढ़ा रहेगा तो कैसे करोगे? फैमिलियर ही नहीं रहोगे, फिर कैसे डीलिंग करोगे? छोड़कर आ जाएंगे, झूठ बना देंगे एग्जामिनर पे। चलो हाँ, जागृति आ रहा है? नहीं, वेरी गुड, एक्सीलेंटली। चलिए ठीक है। हाँ देखो, प्रिंस तुमको आ रहा है? चलो पढ़ देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, कोशिश करो करने के लिए। यहाँ अगर करेंगे हम रहेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, बोला है देखो, चेक वेदर आर रिलेशन आर on the set of natural number given by r is equal to ab such that a is divisor of b is a reflexive, symmetry or transitive, or also determine whether r is an equivalence relation। बस यही है ना, क्वेश्चन तो यही है, तो क्या इसमें दिक्कत है? कर लोगे ना? समझ गए कि नहीं? अरे चेक करना है रिलेशन को, और सेट क्या दिया आपको? एक नेचुरल नंबर दिया है, सेट एक नेचुरल नंबर है, एक रिलेशन लिखा ही है। क्या? सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, क्या बोली हो? चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। आप लोग में आर दिया है क्या? आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या पढ़ रहे हो? क्वेश्चन देखो, हो सकता है कि आप लोग में क्वेश्चन गलत दिया हो, क्वेश्चन अलग है क्या तुम लोग में? अरे देखो, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सेट है नेचुरल नंबर, समझ गए? ऐसे सेट है, हो सकता है कि डिफरेंट हो बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत थोड़ा है। ये एक सेट है नेचुरल नंबर, और एक रिलेशन लिखा है। एक रिलेशन लिखा है, क्या लग रहा है तुम लोग में कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है? अब चलिए कोई बात नहीं, तब 13 नोट कर दिए तो इसको देख ही लो, फिर जो ट्राई एक बार करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, हेल्प कर देंगे। अब यहाँ पर एक रिलेशन लिखा है ए बी सच दैट, अच्छा इसीलिए तुम लोग में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड दिया है, इसीलिए बोले नहीं आ रहा, ये इजी है। ए इज डिवाइजर ऑफ बी, हाँ ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, नहीं किए हैं क्या? आपको सेट एन दिया है, ये एक रिलेशन लिखा है बी, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ऐसा किए हैं? मल्टीपल वाला क्वेश्चन किए थे कि नहीं? ऐसे भाई डिवाइजर मल्टीपल लिखा था पहले, और इसको क्या बताना है? इसको बताना है इक्विवेलेंस। करो इसको इक्विवेलेंस करो, लो कर दो, हाँ कर दो निधि। हाँ तो लड़के ये तो किए है जी, है प्रिंस आकर कर दो जी। क्या हो गया जी? जगदीति आपको सिर्फ आकर लिख देना, आज ये लिख दीजिए, कर दीजिए कुछ कैसे। चलो कोई बात नहीं, आप लोग डरपोक हैं, चलो कोई बात नहीं, हम खत्म कर देते हैं, नहीं तो ऐसे आप लोग से पूछेंगे ना तो भाई डर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए इसके लिए क्या है, देखो ए डिवाइजर ऑफ बी, वो निधि कर रही थी उस दिन, हमारे लिख रही थी बी को डिवाइजर, ए डिवाइजर ऑफ बी, बी का ए डिवाइजर है, ऐसे ऐसे ना, ये ना कि ये बताओ, कंफ्यूजन नहीं है ना निधि? ये दोनों में कंफ्यूजन है, देखो ये कंफ्यूजन दूर कर लो। फिर यहाँ पर कौन है सही? ओ समझिए, ये नहीं होगा, ए डिवाइजर है, डिवाइजर मतलब ये, और डिविडेंड मतलब ये, क्वेश्चन मतलब ये, और रिमाइंडर मतलब ये। कभी कभी ऐसा भी होने लगता है, बड़ा चीज पढ़ लेते हैं, छोटा चीज में डाउट होने लगेगा, हम ही नहीं करेंगे वो बता रहे तो गलत है, समझिए, कभी कभी वो कंफ्यूजन होने लगेगा, ऐसे चीजें। चलिए ठीक है, जो भी अब क्या करना है हमको, आप कंडीशन प्रोडक्ट करेंगे, एन क्रॉस एन का कोई आप सबसेट ले लेना इसके अकॉर्डिंग, समझ गए? एन क्रॉस एन का सबसेट सेलेक्ट करना है, वही ना रिलेशन होगा, कंडीशन प्रोडक्ट ही ना रिलेशन, सबसेट रिलेशन होता है। तो ले लीजिए ए डिवाइजर ऑफ बी, क्या ले लेंगे बताइए? 2 4 4 2 नहीं, 4 2 नहीं, 4 2 चलेगा? तो कैसे इक्विवेलेंस होगा?
सोचो, अरे इसको इक्विवेलेंस, अच्छा चेक करना है, इसको प्रूफ ही नहीं करते, मतलब ये है नहीं, चेक वेदर लिखा है, चेक वेदर लिखा है, इस बात को ध्यान देना है। और प्रूफ अलग हो है, चेक वेदर का मतलब वो 100% नहीं होगा, मतलब यहाँ देखो पहले ही पता चल गया सिमेट्री नहीं है। अरे ए डिवाइड करेगा बी को, तो बी ए को कैसे डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। हर केस में कैसे कर सकता है? क्या हर केस में कर सकता है? कैसे एक को केस में नहीं करेगा? बताओ बताओ ए बी को करेगा तो बी ए को कोई एग्जांपल बताओ। अरे ए और बी को इक्वल क्यों ले रहे हो? ए और बी दोनों डिफरेंट लो, और कोई बताओ। रिफ्लेक्सिव में सिमेट्री के लिए हम बात कर, चलो सिमेट्री नहीं है ये तो ऐसे दिख रहा है, सिमेट्री नहीं है, चलो मतलब लिख लो 4 8 ऐसे ऐसे इस तरीके से, और क्या लिख लें 8 16 3 6 3 9 ऐसे लिखे एन लिख दिया तो समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं चलिए ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये इसका डिवाइजर है, चलिए ठीक ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके कैपिटल एन का स्मॉल एन डिवाइजर है। चलिए ठीक है आपके पास है, आप इसको देखो क्या है, अब देखो ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है? इक्विवेलेंस नहीं है, सिमेट्री है, सिमेट्री नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है ना, 1 1 2 2 ऐसे तो आएगा ना, 3 3 ऐसे तो आएगा, एन एन तो आएगा ना, ऐसे तो आएगा ना, तो रिफ्लेक्सिव तो है, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, इस बात को फुलफिल कर रहा है क्योंकि ए को डिवाइड करेगा, समझ गए। अब ये दिस इज नॉट सिमेट्री, नॉट सिमेट्री रिलेशन। अब सिमेट्री क्यों नहीं है? सिमेट्री इसलिए नहीं है क्योंकि देखो 2 4 है, तो कुछ एग्जांपल लिख देना, 4 2 नहीं करेगा, हो गया, समझ गए। और जो है उसको लिख देना, उसका तो रीजन लिखना ही नहीं, समझ गए कि नहीं। हाँ रीजन लिखना है क्या, जब है तो उसका डिफिनेशन वगैरह चिपका दो, अगर नहीं है तो उसका रीजन लिख दो, एग्जांपल वगैरह दे दो, बात समझ गए कि नहीं। तो दिस इज, हाँ एक एग्जांपल नहीं, एक से ज्यादा चेक करना, समझिए। ऐसा ले लेते हैं कि उसमें हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल ये नहीं हुआ, एक एग्जांपल से सेटिस्फाइड मत रहो, कम से कम 4 5 एग्जांपल चेक करो बढ़िया से, और ऐसा सेलेक्ट करो। जब प्रूव करना होता है ना तब तो ऐसा एग्जांपल लेंगे कि उसको साबित कर देंगे, लेकिन जब चेक वेदर करना होता है ना तो उसमें हम ऐसा एग्जांपल सेलेक्ट करेंगे ना जो ना हो। अप्रूव करने के लिए हम ऐसा नहीं सोचेंगे, प्रूव करने के लिए जब दे दिया कि ट्रांजिटिव करना है तो ट्रांजिटिव होगा, तो हम ऐसा एग्जांपल सोच लें जो ट्रांजिटिव हो, लेकिन बोलेगा कि चेक करो ट्रांजिटिव, तो हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जो ट्रांजिटिव ना हो, समझ गए ना। हाँ इस बात को ध्यान देना, समझ गए कि नहीं। तो यानी दिस इज ट्रांजिटिव है, छोड़ो चलो, ये इक्विवेलेंस तो नहीं है, इक्विवेलेंस तो नहीं है, हो गया, इक्विवेलेंस नहीं है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चलो आप लोग के बुक में डिफरेंट क्वेश्चन होगा, ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। अब इस बुक को उठा दिए तो इसी बुक से बता देते। चलो लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेवल 1 खत्म हो गया, देखिए लेवल 2 है, ठीक। लेवल 2 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 14 मिला लीजिए बच्ची है, मिला तुम लोग में होगा कि तुम लोग में भी डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन दिया है लेकिन इजी है। बोला है कि लेट एस बी द रिलेशन ऑन द सेट आर of r real number defined by s is equal to a b pair belong to r cross r, Cartesian product a square plus b square is equal to 1, यही है r है। प्रूव दैट s is the not equivalence है, इसको प्रूव करने की इक्विवेलेंस नहीं है। चलिए हम लिख देते हैं, रिलेशन लिख देते हैं। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया है, बोला पहले लेट s be the relation on the set आर ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर दिया है, आर एक रियल नंबर है और एक रिलेशन लिखा है एस, समझिए। उस रिलेशन को देखकर बताना है कि इक्विवेलेंस नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है हम ऐसे ऐसे एग्जांपल सेलेक्ट कर लेंगे ना कि इक्विवेलेंस नहीं, समझिए। ऐसा एग्जांपल नहीं सोचना कि जिसमें रिफ्लेक्सिव
के लिए सोचे कि ऐसे एग्जाम्पल पर रिफ्लेक्सिव हो जाए, जब नहीं है तो नहीं वाला खोज लो एग्जाम्पल, मार दो नहीं, करना क्या है उसमें। चलिए तो ये सबके पास एक रिलेशन है, ठीक, क्या है इस रिलेशन में, देखो लिखा है ए बी सच दैट, नहीं नहीं यहाँ बिलोंग टू आर क्रॉस आर है, कोई दिक्कत है क्या, इसमें लफड़ा हो गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये भी जो होता है वो आर क्रॉस आर का तो सबसेट होता है, बिलोंग करता है, होता है ना, लिखने पर ना चाहिए कि अरे कितना एडवांस दे दिया है, एडवांस नहीं दिया है, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक, और इसको बताना है ना कि जो एस है ना वो इक्विवेलेंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंस नहीं, हाँ तो एक रिफ्लेक्सिव से लिख देंगे कि इक्विवेलेंस, हाँ गुड गुड, तो आगे रिफ्लेक्सिव बताएंगे ना कि नहीं है, कि हम कुछ ऐसे एग्जांपल ले लें ना हो, कैसे, चलिए तो थोड़ा सा उसको इनहेंस कर, कुछ आपके पास शब्द रहने चाहिए ना इसका आंसर लिखने के लिए। सोचो कि एक क्वेश्चन इतना अच्छा से पूछा है और आपके पास कोई शब्द नहीं और आपको पता है आंसर कि नहीं है, लिखेंगे क्या, समझ गए कि नहीं, तो आपके पास शब्द भी तो होने चाहिए, समझ गए कि नहीं, चलिए तो शब्द बनाते हैं, चल फ्रेंड्स शब्द बना लोगे ना, वर्ड बना लोगे कि नहीं, हैं तो धूर बना देंगे एग्जामिनर को, करना क्या है, चलो ठीक है, देखो ये होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, ये होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, ए बी बिलोंग टू आर क्रॉस आर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहाँ पर देखो ए बी रियल नंबर है, समझ गए, अब देखिए तो क्या कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अब जहां ए है वहां बी कर देते रख देते हैं, कोई दिक्कत है भाई, ए और बी इक्वल हो गया, रिफ्लेक्सिव के लिए यही होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, 2a स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ए इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, इसका मतलब है कि 1/√2 और माइनस 1/√2 ये बिलोंग तो करेगा, ये तो करेगा, मतलब आप देखो यहाँ रख दो ये वैल्यू, अभी का वैल्यू ये रख दो, इसका सम करने पर एक आएगा, लेकिन अगर सोचो अब देखो, अब ये तो लिए हैं जो रिफ्लेक्सिव जैसे लग रहा है नहीं रिफ्लेक्सिव, क्या हमको ऐसा एग्जांपल लेना है जो रिफ्लेक्सिव ना हो ना भाई, इक्विवेलेंस नहीं करना है, इक्विवेलेंस नहीं करना है तो हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव ना हो, सिमेट्री ना हो, या दो हो या कोई और तीसरा ना हो, क्या ये स्क्वायर होता तो प्लस माइनस होता है ना जी, स्क्वायर रूट निकालते हो कैसी, यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रहा है ना, और उसको उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है ना, 1/√2 1/√2, तो आखिर उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना, तो इस एग्जांपल से तो लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, क्या कौन, दूसरे एग्जांपल ले लीजिए, हैं दूसरा एग्जांपल ले लो, अब दूसरा एग्जांपल क्या ले लें, 1 1 जानते हो ना, नहीं करेगा, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इन दोनों सेम है, रियल नंबर है, तो 1 का स्क्वायर 2 इक्वल टू नॉट 1 नहीं है, हमको एक पे, हमको कोई बहुत सारे एग्जांपल आप देख लो, नहीं है, कहाँ है रिफ्लेक्सिव, कहाँ है रिफ्लेक्सिव, कहाँ है, नहीं है, कुछ और एग्जांपल सोच लो, मतलब एक हम ये बोले कि एक एग्जांपल से मत सोचिए और कुछ एग्जांपल लेकर देख लो, अब ये जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे, ट्रांजिटिव ये सब क्यों करेंगे, लिख देंगे कि ये इक्विवेलेंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन 15 छोड़ देते, क्वेश्चन 15 कर दिए हैं, बताइए किस टाइप का क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो बता रहे हैं तुम लोग को, एक यूभी वाले क्वेश्चन बताते लो, x भी y हुए, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 15 सेम है, छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा और 15 पढ़िएगा, दोनों सेम है, समझ गए, दोनों सेम है, समझ गए कि नहीं,
चलिए ट्राई करिए, 15 छोड़ देते हैं, चलिए 16 पढ़ते हैं। 16 पढ़िए। हाँ हेलो प्लीज, जाना है क्या? इनको हेलो प्लीज गो अहेड। चलिए ठीक है, देखिए इधर 16 देखिए, 15 छोड़ दिए। किसको आ रहा है 16? 16 किसको आ रहा है? 16 किसको आ रहा है बोलिए? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा चलिए, इफ R and S are relation on set A, then prove that following R and S are symmetric relation and imply that R intersection S and R union S are symmetric. सेम क्वेश्चन और नॉट? चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सेम नहीं है। और सेकेंड क्वेश्चन है, R is reflexive and S is any relation and R union S reflexive। अच्छा क्वेश्चन है, समझ गया, इजी है ना? चलिए ठीक है, तो आ रहा है कि कर दे। चलिए 16 कर देंगे, 17 उसी के जैसा है, थोड़ा सा ट्राई करिएगा। 18 लास्ट वाला बता देंगे, खत्म हो जाएगा, समझ गए? चलो R और S थोड़ा सा देख लेते हैं। R देखिए, क्वेश्चन 16 देखिए, R क्या है? देखो R एक सिमेट्री रिलेशन है। R क्या है? सिमेट्री है, सिमेट्री रिलेशन है। और S क्या है? सिमेट्री रिलेशन है। ठीक, R क्या है? आपका एक सिमेट्री रिलेशन है, S भी सिमेट्री रिलेशन है। ठीक, और क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है ना कि जो इसका इंटरसेक्शन लेंगे, R इंटरसेक्शन S लेंगे, ये भी सिमेट्री होगा। ठीक, और जो R यूनियन S होगा ना, ये भी सिमेट्री होगा। अब इसको कैसे आपको समझाना है, अब जैसे आपको समझाइए। क्वेश्चन समझ रहे कि नहीं? ठीक, अब देखिए, जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है ना? अब यहाँ पर देखो, जो R होगा, हम R को ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखे, समझ में आया ना? हेलो, ये लिखे, समझ में आया ना? एक रस ए का सबसेट ही होता है ना R मतलब रिलेशन है, R एक रिलेशन है, समझ गए? क्या बनाना चाह रहे हैं? ये लिखे, समझ में आया? भाई आपके पास आंसर का शब्द होना चाहिए ना, बार बार बोल रहे हैं। जब क्वेश्चन आपको आएगा तो आपके पास वर्ड होने चाहिए लिखने का, कैसे आपको लिखना है, कैसे एग्जामिनर को समझ में आ रहा है। चैप्टर यही है, क्वेश्चन लोग समझ जाते हैं, लिख नहीं पाते, कर नहीं पाते। सबसे बड़ा दिक्कत इसमें ये भी है, क्वेश्चन समझ लेने से नहीं मतलब, आप उसको लिखने की कोशिश करिए, तब आएगा, नहीं आएगा इससे। जैसे यहाँ लिखे एक रस ए का R एक, ये R क्या रिलेशन है, समझ गए? सबसेट होता है ना, रिलेशन क्या होता है? सबसेट ही होता है। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, सबसेट भी है, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट वगैरह आप बताए थे, याद है कि नहीं है? एक रस एक है, ये सबसेट है यार, ठीक, ये एक रिलेशन है। ठीक, इसी तरीके से इस भी होगा ना? अब बताना क्या चाह रहे हैं? हम बताना ये चाह रहे हैं कि R एक रिलेशन है, अब वो कोई भी हो, हमको ये नहीं देखना है। पहले तो R एक रिलेशन है, S भी एक रिलेशन है, तो हमको ये पहले जानना होगा कि R इंटरसेक्शन S रिलेशन होगा कि नहीं होगा, पहले हम ये बताना चाह रहे हैं। अब उसको बाद में हम सिमेट्री वगैरह बता देंगे। बात समझ रहे ना कि जब R कोई एक एनी रिलेशन, R इज एनी रिलेशन, बट वहां सिमेट्री लिखा है R एक कोई रिलेशन, S भी कोई एक रिलेशन है, तो जब हम इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या R इंटरसेक्शन S जो होगा एक रिलेशन होगा? तो यस होगा, समझ गए? इसीलिए हम ये समझाना चाह रहे। तो आप बताओ, ये R इंटरसेक्शन S जो होगा, ये भी सबसेट ही होगा ना? नहीं होगा? सोचो, नहीं होगा? अरे आप ही पहले बताओ, एक रस ए का R एक सबसेट है, समझ गए? R एक रिलेशन, और यहाँ एक रस ए का भी ये सबसेट है, तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो मेरे को पेयर ही मिलेगा ना? तो पेयर तो एक रस ए से ना आएगा, कहीं बाहर से आ जाएगा। अगर वो यूनियन करे चाहे इंटरसेक्शन करे, वो पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाहर नहीं चला जाएगा, समझ गए? तभी तो ये पूछा है कि सिमेट्री रिलेशन है। पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि R इंटरसेक्शन एस रिलेशन है कि नहीं, R यूनियन एस रिलेशन है कि नहीं, फिर बाद में हम इसको सिमेट्री बता देंगे एग्जाम्पल वगैरह लिखकर, या पहले एग्जाम्पल लिख देंगे ना, तब तो समझ ही जाएंगे। लेकिन ऐसे आप समझिए कि R एक रिलेशन है, S एक रिलेशन है, समझ गए? तो R जो है एक रस ए का सबसेट है, S जो है एक रस ए का सबसेट है, तो R इंटरसेक्शन S जो होगा
आर इंटरसेक्शन एस जो होगा वो एक रस ए का सबसेट होगा, और आर यूनियन जो एस होगा वो भी एक रस ए का सबसेट होगा, बाहर नहीं होगा। समझ गए? तभी तो वो रिलेशन पूछ रहा है, ये तो बात समझ गए। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आर यूनियन एस सबसेट एक रस ए का, हो गया ना। अब एग्जाम्पल चिपका दीजिए, ये लिखे, समझ में आया ना। ये थोड़ा सा मेरे के पास शब्द हो गया नॉलेज के लिए, मतलब आप दिखा दिए तो उसको लगेगा कि हाँ आर एक रिलेशन है, एक रस ए का सबसेट है, एक रस ए का सबसेट एस है, तो आर इंटरसेक्शन ए जो होगा वो भी एक रस ए का सबसेट होगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, और जो यूनियन होगा वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। हो सकता है कि पूरा हो जाए, इसीलिए ना हम ये दोनों इक्वल भी लिखे हैं, उसका सबसेट भी लिखे हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब एग्जाम्पल कैसे लिख देंगे? अब एग्जाम्पल कैसे लिख देंगे? जैसे देखिए अब एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल देखिए ए कोई सेट है ना, ए कोई एक सेट है, अब वो सेट कैसा है? देखिए कोई भी एक सेट ले लीजिए, कोई भी एक सेट ले लीजिए, कोई एक सेट ले लो। देखो आप सेट क्या लोगे जी? हीरो कोई भी रियल नंबर कोई आप समझाने के लिए ले लीजिए। सेट कौन सा? नेचुरल, इंटीजर, रियल नंबर कौन सा बताइए? कहाँ लिखा है क्या नेचुरल? लिखा है कोई भी एक सेट, मतलब इसको समझाने के लिए कोई ले लीजिए। जैसे देखिए एक कोई सेट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 ले लेते हैं, चलिए एक एबीसी ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिए, उससे नहीं मतलब है। अब यहां से एक आर डिफाइन कर लो, आर एक रिलेशन लिख लो, एक रस ए का सबसेट ले लो। समझ गए? बस वो जो रिलेशन लेंगे ना वो सिमेट्री होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिमेट्री, 1 2 और 2 1 है। अब यहां पर चलिए देखिए एस ले लीजिए। अब ऐसा सोच रहे हैं ना, अब हाँ तो इंटरसेक्शन इसका है ये नहीं है, इंटरसेक्शन इसका है ये नहीं है, हैं? लेकिन यहां पर बता रहा है ना, तो यही तो है कि एग्जाम्पल चेंज करने से चेंज हो जा रहा, लग रहा है कि नहीं है। नहीं, जब यहां पर बताया है कि आर इंटरसेक्शन एस है ना, आर इंटरसेक्शन एस सिमेट्री है, तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, अब एस लेकर चलेंगे ना, इसको इंक्लूड लेकर चलेंगे ना। समझ गए? एस को आप अलग कर देंगे, आर और एस को डिज्वाइन नहीं करना है। डिज्वाइंट और ज्वाइंट आप जानते होंगे, कुछ कॉमन होने चाहिए। समझ गए? आर और एस में कोई इंटरसेक्शन होने चाहिए। तो 1 2 2 1 1 3 और 3 1, कुछ ऐसे हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? इन दोनों का आर इंटरसेक्शन एस जो आया, सॉरी आर इंटरसेक्शन जो एस आया, क्या आया? सिमेट्री आ गया। सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं? सिमेट्रिक रिलेशन, दोनों के इंटरसेक्शन ले लो, आर इंटरसेक्शन एस क्या होगा? 1 2, अरे यही तो एस तो होगा, आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू एस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या दिक्कत है? जब इन दोनों का सॉरी नो नो नो, हाँ वो तो यूनियन होगा ना। आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 1 2 2 1 हो गया। अब ये देखिए सिमेट्री हो गया, ये सिमेट्री बता दिए, देख रहे हो? बुक और दोनों नहीं, अच्छा रुक जाइए, चलिए ठीक है, पहले इसको बता ले। आर यूनियन एस, अच्छा रुक जाइए पंडित जी, गुड गुड वेरी गुड। अब आर यूनियन एस, अब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या लिखेंगे बच्ची? आर यूनियन एस बताइए क्या लिखेंगे? 1 2 2 1 1 3 और 3 1। अब देखिए यही हम लिख रहे थे कि देखो आर इंटरसेक्शन एज जो है ना, यहाँ पर आर इंटरसेक्शन एज जो है वो एक रस ए का सबसेट है ना, यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर समझा दिए हैं। समझ गए कि जो इंटरसेक्शन होगा या यूनियन होगा, आर जो रिलेशन है एस भी रिलेशन होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन वो भी एक रिलेशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, यही इसमें आपको नंबर दिलाएगा। समझ गए? सिर्फ एग्जाम्पल दे देने से नहीं मतलब है। अब यहाँ पर आर यूनियन एस है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अब क्या होगा? ये भी सिमेट्री होगा, यही था। समझ गए? अब चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 किए थे ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 इसी के जैसा है। 17 आप ट्राई करिएगा और 18 भी ट्राई करिएगा। 18 कल अगर आएगा तो देख लेंगे, कल अगर नहीं आएगा तो समझा देंगे, अगर आ जाएगा तो कोई बात नहीं। 18 बता देंगे, 17 नहीं बताएंगे, 17 उसी के जैसा है। हेलो जी, 18 ट्राई करना। चलिए ठीक है, ओके ठीक।